जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लेट द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1,2 से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए ऑन द सर्कल ऑन द कर्व दिस एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आर पी एंड क्यू। जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो पी एंड क्यू है। आपको बताना है इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या आएगा एंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ ए पी एंड ए क्यू क्या आएगा। जॉइंट इक्वेशन ऑफ ए पी एंड ए क्यू कितना आएगा। हाँ भाई, बताओ बच्चों, जल्दी से आंसर बताओ। इसमें कुछ है नहीं, थोड़ी ना है। ये तो आप इजीली कर लोगे यार। अब तो पहले तो ये देख लो क्या ये पॉइंट बाहर ही लाई करेगा। अगर सर्कल ये है तो अपने पास x² + y² - का 2 = 0। अगर सर्कल ये है अपने पास तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेंगे, बाहर ही लाई करेंगे। 1 और +4 4 - 2 5 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। तो आउटसाइड ही लाई करेगा पॉइंट। तो क्लियर। तो अगर पॉइंट आउटसाइड लाई करेंगे तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे वहाँ से। ठीक है। पी क्यू इज माइनस का x। हाँ हाँ, वो पॉइंट ए होगा, सही बात है। ये पॉइंट ए होगा, ये पी रहेगा। ठीक। तो ओम का आंसर आ रहा है पी क्यू इज -x + 2y = 2। -x + 2y = 2। तो ओम अभी तो तुम्हें चीज़ें समझ आ रही हैं, है ना। हाँ भाई, और किसी का आंसर आया। Let the tangents are drawn from the A to the circle and the point of tangency। तो यार मतलब ये तो क्या हो गया, पी क्यू तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा यहाँ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज पी क्यू। ठीक है ना। और इसका इक्वेशन कितना आता है, t = 0। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन कितना आता है, t = 0। तो आप इसमें t = 0 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो t = 0 कितना हो जाएगा, x(x1) यानी कि माइनस का x प्लस y(y1) यानी कि 2y = 2। क्लियर। तो वेरी गुड ओम, ये तो सही आंसर है तुम्हारा। एंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ ए पी एंड ए क्यू। ठीक है। तो दैट इज SS1 = t²। SS1 = t²। ये क्या हो जाएगा, जॉइंट इक्वेशन ऑफ ए पी एंड ए क्यू बच्चों। ठीक है ना। जॉइंट इक्वेशन ऑफ ए पी एंड ए क्यू हो जाएगा, या फिर पेयर ऑफ टेंजेंट बोलते हैं इसे, या फिर क्या बोलते हैं हम, पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की जो इक्वेशन ये आती है SS1। तो S क्या ले लिया मैंने इसमें, x² + y² - 2। S1 कितना आ जाएगा, फिर इसमें रख दो वैल्यूज़। तो 1 प्लस कितना 4 - 2 = t² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x(x1) + 2y - का 2 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ से जो भी आंसर आएगा इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या अब आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे? कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि इससे आगे तो सर हम सॉल्व कर लेंगे? हाँ भाई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? ठीक है ना, बात आ गई समझ में? तो ये आपका हो गया जॉइंट इक्वेशन ऑफ दिस। ठीक है ना, चलिए सब आगे की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ chord AB which bisected at P 1,1 for the curve x square plus y square minus 4x minus 8y equals to 0। सर साहिल सर भी ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं पर उनके पास प्रो वर्जन नहीं है। दीपांशु ये मुझे लगता है उससे तो अच्छा ही है ना, जो अपना जूम का वाइट बोर्ड आता है उससे तो अच्छा ही है। वो तो बहुत ही गंदा लगता है मुझे जूम का वाइट बोर्ड। ये बेटा ऐप नहीं है, ये ऐप नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ chord AB which bisected at the point 1,1 for the curve this। ठीक है, नहीं क्रोम पे नहीं मिलेगा। ओके, बेमोरी का आंसर आ गया x प्लस 3y प्लस 6। पक्का प्लस 6 ही आएगा? अरे श्योर कि 6 ही आ रहा है? अच्छा, t इक्वल्स टू कितना होता है S1। तो इक्वेशन ऑफ chord विच इज़ बाइसेक्टेड एट द पॉइंट P इज t इक्वल्स टू S1। क्लियर? तो t कितना हो जाएगा बच्चों? x इंटू x1 यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस y इंटू y1 यानी कि 1 इंटू वाई माइनस का 4 x प्लस x1 अपॉन 2 माइनस का 8 x प्लस y प्लस y1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू S1 इज वॉट? 1 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 8। क्लियर? ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा x प्लस वाई। अच्छा, इसे यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स तो माइनस का 2x माइनस का 2, इसे करेंगे 4 तो माइनस का 4y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 10। क्लियर? माइनस का 10। क्लियर? 12 और ये 10। ओके, ये कितना हो जाएगा? दैट इज माइनस का x और माइनस का 3y और ये कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का 6। तो माइनस का 6 इज इक्वल्स टू माइनस 10। ओके, नाउ इसे क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ x प्लस 3y और ये इधर आ जाएगा तो इज इक्वल्स टू 4 आना चाहिए मेमोरी। 6 कैसे आ गया? तो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 इज द राइट आंसर बच्चों। x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 इज द राइट आंसर। हाँ भाई, बता दी समझ में? दीपांशु वेरी गुड। ठीक, ओम वेरी गुड। ठीक, तो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है। x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 नहीं करेंगे क्योंकि वो तो टेंजेंट के लिए होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए होता है, पेयर ऑफ पोलर के लिए होता है। ठीक है ना, पोलर के लिए होता है।
नाउ अब बात करते हैं हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ टेंजेंट एंड नॉर्मल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब आप ये बोल सकते हो कि हाँ ये जो टॉपिक अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो तो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब वहीं से क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं। सर अब जाके कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बनने लगेंगे। प्रैक्टिस करो, बस हारना नहीं है अपने को, बस है ना, हार मत मानो, बस प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। जो सेंड किया जा रहा है कॉपी साथ में रखो, ठीक है, जो जो पढ़ाया है चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और एक बार क्वेश्चन बनने लग गया ना, फिर इंटरेस्ट आने लगेगा आपको, फिर इंटरेस्ट आएगा। टेंजेंट एंड नहीं, मैं तो साथ हूँ ही खैर, और फिर तुम भी प्रैक्टिस करो थोड़ा बहुत। ओह माय गॉड, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, अब टेंजेंट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ टेंजेंट क्या होता है, ठीक है ना, टेंजेंट आपको पता ही ऑलरेडी। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये भी अपने को पता है, क्लियर। तो अब अपने को क्या है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है ना। तो अब मैंने सबसे पहले जो केस लिया है, मैंने बोला यहाँ पे फर्स्ट केस जो मैं ले रहा हूँ, फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इस सर्कल के लिए बात चल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर के लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस बच्चों जो अपने पास है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला केस है, ठीक है भाई। फर्स्ट हम इसके लिए पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, स्टैंडर्ड सर्कल के लिए, ओके। अब स्टैंडर्ड सर्कल के लिए अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बताना है, ठीक है। तो ये अपने पास सर्कल हो गया, ओके। अब इसमें मैंने क्या क्या बोला था आपको याद है ना, वो नॉर्मल को लेते हुए, नॉर्मल हमेशा पास करेगा सेंटर से, ये याद है ना आपको सारी चीज़ें, कि नॉर्मल तो हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये बात तो आपको सबको पता ही है, ओके। चलिए अब मैंने आपसे बोला यहाँ पे पहला, इसके अंदर फर्स्ट ए पार्ट, मैंने आपसे बोला कि एट द पॉइंट, इस सर्कल की इक्वेशन ये दी हुई है, मैंने बोला एट द पॉइंट x1, y1, ठीक है ना। x1, y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई, ये कोई P पॉइंट है यहाँ पे, x1, y1, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो तो आपको पता ही है, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या इसमें कोई आपको दिक्कत है, क्या इसमें भाई कोई दिक्कत है, ये तो आपको पता ही है कि ये तो होगा, आप तक क्वेश्चन भी करते हुए आए हो इसके, तो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आपका पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस लाई कर रहा है तो आपका आंसर कितना आता है, x1 प्लस y1 प्लस इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। भाई ये तो पढ़ाई ना गई कि x को कैसे रिप्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करेंगे एंड सो ऑन। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, बात आ गई समझ में, ठीक है। अब दूसरा मैंने केस लिया बच्चों यहाँ पे, सेकंड केस, मैंने बोला कि सेकंड केस ये है अपने पास कि जो पॉइंट है एट द पॉइंट मैंने पॉइंट जो है वो पैरामीट्रिक पॉइंट ले लिया, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। अब इस पे ये जो सर्कल का इक्वेशन है वो कितना आ जाएगा, याद है ना आपको पैरामीट्रिक पॉइंट किस तरीके से मानते थे, ये यहाँ से डिस्टेंस आर, देन पी इज कॉल्ड आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, याद करो मैंने पैरामीट्रिक पॉइंट पढ़ाए थे आपको। तो इस जगह पे कितना आ जाएगा भाई इसका आंसर, एट द पॉइंट दिस, तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा पे कितना आंसर आ जाएगा आप निकाल सकते हो। बस x1 की जगह क्या रखना है, आर कॉस थीटा, और y1 की जगह क्या रखना है, आर साइन थीटा, आपका आंसर आ जाएगा। भाई x1 की जगह आर कॉस थीटा रख दो, y1 की जगह आर साइन थीटा रख दो, और मुझे आंसर बता दो फटाफट कितना आ रहा है। हाँ जी,
तो ये आ जाएगा आपके पास x इंटू x1 यानी कि x इंटू आर कॉस थीटा प्लस y इंटू y1 यानी कि y इंटू आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कब आएगा, जब आपके पास पॉइंट जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में होंगे। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर पॉइंट है आपके पास तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, नाउ द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। विद स्लोप m, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विथ स्लोप m। अब आपको क्या है, स्लोप m दिया हुआ है, ये जो लाइन है आपके पास उसका स्लोप आपको कितना दिया है, m दिया है। अब आपको बताना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m, अगर आपको स्लोप m दिया गया है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आएगा। तो मैंने बोला यार कि अभी अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें मैंने बोला कि x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू आर आ रहा है। क्लियर? ये अभी अभी हमने बोला। मैंने मान लिया कि लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी मान लिया। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो आप कभी बोल ही सकते हो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। भाई अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसे आप क्या बोल सकते हो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आएगा सर। ये तो क्लियर, इस तरीके से बोल सकते हो स्लोप अगर दिया है तो अपने पास स्लोप तो दिया है, अपने पास सी नहीं है। अगर मैं किसी भी तरह ये सी फाइंड कर लूँ यहाँ से तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि स्लोप तो गिवन है। स्लोप तो क्या है, स्लोप तो गिवन है। तो y हो गया इक्वल्स टू एम एक्स हो गया, सी और फाइंड करना है मुझे। अगर सी मिल गया तो आंसर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे प्रूफ देख लो आप लोग। तो एक प्रूफ ये है इसका कि मैंने बोला यार यहाँ पे ना मैं ऐसे बोल सकता हूँ बच्चों, y, मैं इस तरीके से, थोड़ा ध्यान से समझते हुए जाना, y साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का x कॉस थीटा प्लस r, ठीक है ना। देन y इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, माइनस का x कॉट थीटा प्लस r अपॉन साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा भाई, यही होगा। नाउ m इज इक्वल्स टू कितना हो गया, m इज इक्वल्स टू माइनस का कॉट थीटा, और c कितना आ गया फिर यहाँ पे, c आ गया अपने पास r अपॉन साइन थीटा। क्लियर? c कितना आ गया, r अपॉन साइन थीटा। तो अब मैंने बोला, क्या बोला मैंने, अब मैंने बोला कि यार अब देखो आप यहाँ पे तो मेरे पास m कितना है, माइनस का कॉट थीटा। क्लियर? तो क्या अब यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, लेट से माइनस है, इस तरीके से, है ना। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे मैंने थीटा लिखा। कॉट कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर का रूट। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, साइन थीटा इज 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर का रूट, और प्लस माइनस आएगा क्योंकि अपने को नहीं पता कौन से क्वाड्रेंट में है। इतने में किसी को दिक्कत है तो बताओ। अगर कॉट थीटा माइनस एम है तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगी। हाँ भाई, एक बार इतने में बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? इतना समझ में आ गया? सब लोगों का आंसर चाहिए यार, फटाफट फटाफट सी एस बोलो जल्दी जल्दी। विधि, विमोही, वेदांशु, कॉट थीटा का बताओ ना एक बार वेदांशु। कॉट थीटा कितना है, माइनस एम। स्लोप कितना दिया है, एम, और ये क्या होता है, माइनस एक्स के साथ जो भी होता है वही स्लोप होता है बस। तो माइनस कॉट थीटा एम हो गया, सी कितना हो गया, आर अपॉन साइन थीटा हो गया। तो थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। क्लियर? चलिए सब, अब मैंने इसमें रख दिया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था, हाँ कंपेयर कर दिया। y इज इक्वल टू कितना है, एम एक्स प्लस सी। तो नाउ c की वैल्यू कितनी थी बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस आर अपॉन साइन थीटा, एंड द साइन थीटा की वैल्यू कितनी है ये। देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम एक्स प्लस माइनस आर 1 प्लस एम स्क्वायर का रूट, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद अ गिवन स्लोप। अगर आपको स्लोप दिया है तो आप ये टेंजेंट की इक्वेशन यूज़ करोगे, और क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर वन प्लस एम स्क्वायर का रूट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन स्लोप इज गिवन। क्लियर? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ भाई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई यहाँ पे कि ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा अगर आपको स्लोप m दिया है तो। क्लियर? और ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। मैं आपको हर एक डेरिवेशन बता रहा हूँ, हर एक का प्रूफ बता रहा हूँ आपको, हर एक रिजल्ट का, लेकिन आपको कोशिश तो यही करनी है कि आपको रिजल्ट याद रहें। जितने ज़्यादा आपको रिजल्ट याद रहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, उतना ही क्वेश्चन आप जल्दी कर पाओगे और क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर प्रूफ करने में टाइम निकाल दिया तो फिर बाकी के क्वेश्चन कब करोगे? तो आपको कोशिश तो यही करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस फॉर्मूले जो हैं वो आपको धीरे धीरे याद हो जाएं। ओके, और सब में अब जैसे देखो, अगर आपने ये चीज़ याद कर लिया ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होती है, तो आपको पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला के भी याद हो जाएंगे कि वो भी इससे मिलते जुलते हैं, वो भी सेम ही है। क्लियर? चलिए, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। तो ये किस सर्कल के लिए है? फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस सर्कल के लिए ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। क्लियर? ओके, तो मैं यहाँ पे एक नोट करके लिख देता हूँ। तो फिर मैंने बोला यहाँ पे दूसरा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर दिस, इसके लिए क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? विल बी x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, y की जगह मैंने रख दिया y माइनस बीटा इक्वल्स टू m, x की जगह रख दिया मैंने x माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस r 1 प्लस एम स्क्वायर का रूट। सिंपल, बस x की जगह पे x माइनस अल्फ़ा, y की जगह पे y माइनस बीटा, ख़त्म बात, कहानी ख़त्म। उसके बाद ये आंसर आ गया आपका। ठीक है भाई, तो ये इस सर्कल के लिए हो गया। ओके, ये इस सर्कल के लिए हो गया, y माइनस बीटा, y की जगह y माइनस बीटा, x की जगह पे x माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस r 1 प्लस एम स्क्वायर का रूट। क्लियर? बताइए सब, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक, कर लोगे अब क्वेश्चन। तो ये भी आपको याद रखनी है, और इसे याद रखने में तो ऐसा कुछ है तो है नहीं। अब ये तो सिंपल ही है, अगर आपको वो वाली याद है तो फिर तो ये तो हो ही जाएगी। बस y को रिप्लेस कर दो y माइनस बीटा से और x को रिप्लेस कर दो x माइनस अल्फ़ा से एंड गेट द राइट आंसर। क्लियर? ओके, तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर दिस सर्कल। और वो वाली जो थी इससे पहले जो बताई मैंने, ये वाली जो है वो किसके लिए है? दिस इज ओनली वैलिड फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है ना सर? इन फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे? अगर आप क्वेश्चंस करते हुए जाओगे ना, अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही याद हो जाएंगे यार, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही याद हो जाएगी। एक चार्ट बना लेना, बस एक चार्ट बना लेना और डेली के बस 5 मिनट रिवाइज कर लिया डेली। अगर ऐसा 7-8 दिन करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगी फॉर्मूले भी सभी, अगर ज़्यादा ही वो है तो। ठीक, नोट करके। ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two tangents point of intersection of two tangents drawn from A and B। अब अपने पास 2 टेंजेंट हैं, ठीक है ना। ये अपने पास सर्कल हो गया, मैंने यहाँ से क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। ओके, ये एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया, फिर मैंने एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ किया इस तरीके से। ये आपके पास कोई दूसरा टेंजेंट हो गया, ये आपने ए पॉइंट से ड्रॉ किया है और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने, दैट इज़ θ1।
और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दैट इज θ2, शॉर्ट में θ1 θ2 लिख रहा हूँ ना। इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, आपको बताना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा पी का, पी पॉइंट का इंटरसेक्शन, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे ये बताना है आपको, ये फाइंड करना है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे ये फाइंड करना है। तो बहुत आसान है ये, आप में से कोई बता सकता है किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे? आप में से कोई भी बता सकता है मुझे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ये? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट किस तरीके से फाइंड होंगे? टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, वेरी गुड, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। तो θ1 का मतलब समझ रहे हो आप लोग? कितने लोगों को θ1 का मतलब समझ में आ रहा है? θ1 का मतलब सिंपल है यार, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये r cos θ1 r sin θ1 है, और जो b पॉइंट है आपके पास वो r cos θ2 एंड r sin θ2 है। क्लियर? ओके, अब यहाँ से पॉइंट ऑफ टेंजेंट, यहाँ से आप पी और पी बी की इक्वेशन लिख लो, दोनों को सॉल्व कर लो एंड गेट द राइट आंसर पी, गेट द आंसर ऑफ पी, सॉरी। क्लियर? बात आ रही समझ में? आपने क्या करना है, आप यहाँ से पी ए का इक्वेशन लिख लो। भाई पॉइंट अगर सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है तो आप उससे पी ए का इक्वेशन लिख सकते हो, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि एक्स, ठीक है ना, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इक्वल टू आर, ये ना एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, इसी तरह पी वी का लिख दो। तो यहाँ से पी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे ना, पी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आ जाएंगे आपके पास आर कॉस सम ऑफ एंगल डिवाइडेड बाई 2 अपॉन एंड आर साइन सम ऑफ एंगल डिवाइडेड बाई 2 अपॉन cos θ1 माइनस θ2 अपॉन 2। क्लियर? तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा P का। ठीक, तो पॉइंट P के जो इंटरसेक्शन आएंगे, सॉरी पॉइंट P जो आएगा उसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो r cos θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 cos θ1 माइनस θ2 अपॉन 2 एंड r sin θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 cos θ1 माइनस θ2 अपॉन 2। क्लियर? हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आपको, अगर आपकी समस्या है तो हम उसका समाधान करेंगे सब। आप अपनी समस्या हमें बताएं, अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो। पी के कोऑर्डिनेट, बेटा पी ए की इक्वेशन निकाल सकते हो आप? पी ए और पी बी की इक्वेशन निकाल सकते हो क्या? अगर पी और पी बी की इक्वेशन निकाल सकते हो फिर तो आ जाएंगे, तो दोनों को सॉल्व कर लेना बस। अगर दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है अपने को, ठीक है ना। तो पी और पी बी की इक्वेशन निकाल लो, आ जाएगा आपका आंसर। ओके, ठीक है। देखो रिजल्ट बड़ा जरूर है लेकिन रिजल्ट के अंदर सिमेट्री है। आर θ1 प्लस θ2 अपॉन 2, सॉरी cos θ1 प्लस θ2 अपॉन 2, और नीचे तो सेम ही आ रहा है दोनों में, cos डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2। दूसरे में क्या आ रहा है, आर साइन, तो यानी कि पहले उन्होंने क्या किया है, cos वालों को ऐड कर दिया है, बाद में साइन वाले एंगल को ऐड कर दिया है, और नीचे θ1 माइनस θ2 कर दिया है। पी ए इक्वल्स टू पी बी करके सॉल्व करना है। पी ए इक्वल्स टू पी बी, हाँ दो इक्वेशन आ जाएंगी ना अपने पास भाई। पहली इक्वेशन आ जाएगी पी बी पी ए की, दूसरी आ जाएगी पी बी की। एक्स वाई के पॉइंट निकाल लो उसमें से सॉल्व करके, दो लीनियर इक्वेशन है एक्स वाई में, तो दोनों को सॉल्व कर लेना एंड गेट द राइट आंसर। ओके, अच्छा ये जितनी भी हमने बात की है वो सिर्फ टेंजेंट की है। ये जो आपके पास रिजल्ट आए हैं, जितने भी मैंने रिजल्ट दिखाए हैं वो सब टेंजेंट के लिखाए हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन बताई हैं सब टेंजेंट की इक्वेशन बताई हैं। अभी तक मैंने किसी भी पॉइंट पे आपको नॉर्मल की इक्वेशन नहीं बताई। नॉर्मल की इक्वेशन तो आप इजीली निकाल लोगे यार। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, देखो सर्कल के केस में नॉर्मल निकालना बहुत आसान है, ठीक है ना। किस तरीके से, क्योंकि अपने को क्या क्या पता है नॉर्मल के बारे में। अपने को पता है कि नॉर्मल जो भी आएगा तो वो सेंटर से पास करेगा और इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का पर परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये अगर अपने पास नॉर्मल की इक्वेशन है, ओके, तो इसके बारे में अपने को दो बड़ी बड़ी बातें तो पता ही है कि इस पॉइंट पे क्या है, ये इस पी पॉइंट पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे कहीं सेंटर होगा दैट इज ओ। चलिए यहाँ से पास करेगा। ओके,
तो यहाँ पर एक तो नॉर्मल की अगर हम बात करें, नॉर्मल के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, 2 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। एक तो क्या, परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्लियर। दूसरी बात क्या है, नॉर्मल ऑफ द सर्कल ऑलवेज passes through सेंटर ऑफ द सर्कल। मेरे ख्याल से अब इतना ही काफ़ी है। अब एक बात बताओ आप, अगर आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी, तो क्या आप उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन नहीं लिख पाओगे? हाँ या ना भाई, क्या आप उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? आपको पता ही है एक्स वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं हम माइनस साइन लगा के, याद है ना आपको, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था भाई। एक्स वाई के कोफिशिएंट को क्या करना है अपने को, एक्स वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो बस, और किसी एक में माइनस साइन लगा दो और प्लस लैम्डा लिख दो। और लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, कोई ना कोई कंडीशन दी होगी आपको भाई, हमेशा कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, ठीक है ना। तो अब जो सेंटर है, सेंटर से उसे पास करा दो, लैम्डा आ जाएगा एंड गेट द राइट आंसर। या फिर यार आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट तो हैं ही, अगर आपके पास टेंजेंट का स्लोप है तो आपके पास नॉर्मल का भी स्लोप है, ठीक है। वेरिएबल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डाल के आ जाएगा, वेरिएबल सेंटर क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन है तो क्या आपके पास टेंजेंट का स्लोप है? अगर आपके पास टेंजेंट का स्लोप है, तो क्या आपके पास नॉर्मल का स्लोप है? भाई अगर टेंजेंट का स्लोप पता लग गया तो नॉर्मल का स्लोप पता लग गया, 1/m हो जाएगा माइनस टाइम्स, ओके। और स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देना एंड गेट द राइट आंसर। तो मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन बन गया सिंपल, ओके। या फिर क्या आप पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट निकाल लो एंड गेट द राइट आंसर, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो नॉर्मल की इक्वेशन तो कई तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्या अभी आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लोगे इजीली? क्या आप लोग नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लोगे? कितने लोग नॉर्मल की इक्वेशन लिख पाएंगे? अगर टेंजेंट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टेंजेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है या फिर ये पी पॉइंट दिया है, तो हम इजीली निकाल लेंगे टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन। हाँ भाई, कितने लोग नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेंगे अब कि हाँ सर बड़े आराम से आ जाएगी, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर लाइन है टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन है और सेंटर से पास कर रही है, तो आराम से आ जाएगा। हाँ क्वेश्चन तो भी करवाता हूँ, खैर रुक जाओ, ठीक है। पर अभी आप बताओ, हाँ कर सकते हैं इस तरीके से, मतलब ठीक सर इजीली नहीं लेकिन निकालूंगा यार, कॉन्फिडेंस रखा करो यार, इजीली निकलेगा, है ना, कॉन्फिडेंस रखो, ओके। चलो एक और लिख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लें। अगर कभी ये पूछा जाए कि फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो अगर ये क्वेश्चन हो कभी, हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे हम? कोई भी आइडिया दे सकता है मुझे? सर इस तरीके से करेंगे तो आंसर आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से निकाल सकते हैं, वेरी गुड लौकिक, ठीक है। तो पहला तो यही लिख लेते हैं, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट, सेंटर टू टेंजेंट, क्या हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, क्लियर। हाँ दूसरा ये हो गया, वेरी गुड, दूसरा तरीका ये हो गया पार्थ, वेरी गुड। या फिर दूसरा तरीका क्या है, सॉल्व नॉर्मल एंड टेंजेंट एंड गेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ओके। अब नॉर्मल की इक्वेशन और परपेंडिकुलर इस टेंजेंट की इक्वेशन को साथ में सॉल्व कर लो,
आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मिल जाएगा। क्लियर, बस ठीक है। या फिर अगर आप टेंजेंट और सर्कल को साथ में सॉल्व करोगे तो भी मिल जाएगा। सॉल्व सर्कल एंड टेंजेंट, ठीक है। पर इसमें क्या दो आंसर आ जाएंगे, तो देख लेना टेंजेंट को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। सॉल्व और सेंटर से, मतलब सेंटर से किसका डिस्टेंस आर के बराबर है। सॉल्व सर्कल एंड टेंजेंट एंड गेट पॉइंट पी। क्लियर, इसमें बस सर फर्स्ट वाला ज़्यादा इजी है। हाँ, फर्स्ट और सेकंड वाला थोड़ा ज़्यादा इजी है, बाकी थर्ड वाला तो खैर, थर्ड वाले में क्या है आपके दो आंसर आ जाएंगे, एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, वाई की दो वैल्यू। अब उनमें से क्या है कि वो देखना पड़ेगा आपको कि रेडियस के बराबर कौन सा है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर भी आना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक ठीक, और बस यही है, और तो क्या ही आएगा पॉइंट। ठीक है ना, ठीक है। बस फर्स्ट वाला रिकमेंडेड कौन सा है आपके पास, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, ये रिकमेंडेड है। क्लियर, बात आगे भी समझ में, ये रिकमेंडेड है। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको, तभी बात करेंगे। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन करें किस तरीके से निकालेंगे। वैसे फोटो परपेंडिकुलर तो हम पहले भी कई बार निकाल चुके हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो क्वेश्चन के अंदर। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन क्या है अपने पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट and normal, find the equation of tangent and normal at the point of tangency, at the point of tangency, at the point of tangency, that is 3,4 for the circle x square plus y square is equals to 25। हाँ भाई, इसके लिए बताओ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या आएगा इस केस में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करना है अपने को। सर इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए तो t इक्वल्स टू 0 करेंगे। वेरी गुड, सही बात है, t इक्वल्स टू 0 करेंगे। मेन तो फोकस मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पर है, क्योंकि उसका क्वेश्चन मैंने अभी कराया नहीं है, तो मेन तो मेरे लिए नॉर्मल है। अभी मैं बस आपसे जानना चाहता हूँ नॉर्मल की इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे। ये स्क्रीन आपको भी प्रॉपर दिखाई दे रही है ना? स्क्रीन आपको बच्चों प्रॉपर दिखाई दे रही है ना? ओके, ये आ गया। ये नॉर्मल होगा इसमें कहीं। ये टेंजेंट होगा, ठीक है ना। ये कौन सा पॉइंट है आपका 3,4। ओके, ये सेंटर के हो जाएंगे 0,0
एंड देन क्वेश्चन तो बहुत आसान है अब तो यार। टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब तो मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन बचा है मुझे लगता है। टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। क्लियर है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 25। वेरी गुड, ये तो सबका आंसर आ ही गया होगा। खैर अच्छा, इसका स्लोप कितना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? इज माइनस का 3/4। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 4/3। क्लियर? 4/3। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल कितनी हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, या फिर y माइनस y1, आप ऐसे भी लिख सकते हो y माइनस y1। वैसे भी 0 0 से पास कर रही है तो y इक्वल टू mx टाइप लाइन होगी इसकी, y इक्वल टू mx इक्वेशन आएगी। पर फिर भी आप चाहो तो ऐसे लिख लो 4/3 x माइनस x1। तो राइट आंसर इज 3y इज इक्वल टू 4x। और एक बच्चे ने आंसर भी दिया था इसका सही ऊपर, ठीक है, आई थिंक चिराग या फिर कुणाल, चिराग ही था आई थिंक। ठीक है ना, बात आई समझ में? ये आ गया। तो आप y इक्वल टू mx रख दो, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, किसी भी तरीके से कर लो, मतलब किसी भी तरीके से कर लो, क्या फ़र्क ही पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो जिस भी तरीके से करोगे आपका आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, ओम आ गई बात समझ में? जो भी तरीका आपको दिखाई दे रहा है, जो भी स्ट्राइक कर जाए उस समय पे 2 पॉइंट फॉर्म अगर दिमाग में आ जाता है 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। इतना मत सोचना क्या लगाऊं, जो दिमाग में आ जाए वो लगा दो बस। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम पे तो एग्ज़ाम जो भी होता है, अगर हम जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जेई का एग्ज़ाम जो होता है वो क्या होता है? इज़ द रिफ्लेक्शन, जो भी आप यहाँ पे करते हो, ठीक है ना, वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है आपका। जो भी आप पूरे साल प्रिपरेशन करोगे ना, उसका रिफ्लेक्स एक्शन आपको वहाँ पे दिखेगा एग्ज़ाम में। अगर आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, बहुत प्रैक्टिस की है, अच्छे से पढ़ा है, अगर आपको कॉपी याद है, तो रिफ्लेक्स एक्शन उसका उसी तरीके से होगा। आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस जो होती है एक्चुअली उसका वही मीनिंग है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन आपको वहाँ पे दिखेगा, आपको पेपर बहुत टफ लगेगा। ठीक है ना, आपको 3 घंटे काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको लगेगा ये 3 घंटे पता नहीं कब निकलेंगे, और जिसने पढ़ाई की होगी उसके लिए 3 घंटे यूँ निकल जाएंगे ईजिली। ओके, खैर जो भी है, तो अभी ये हो गया।